वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे बेसिक एक्सरसाइज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम के हवाले से। सी प्लस प्लस का ये लैब 1 है और इसमें हम आज पहला प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम जो हमने लिखना है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखना है। तो समझते हैं। सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम को समझना चाहिए, प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि हमने लिखना क्या है, करना क्या है। तो स्टेटमेंट जो है हमारे सामने है कि हमने टेक्स्ट की 4 लाइंस को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, जिनमें करैक्टर्स शामिल होगा, इंटीजर की वैल्यू शामिल होगी और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू शामिल होगी। यूज़ हमने करना है सी आउट स्टेटमेंट को ये प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये ऊपर मैंने जो चीज़ों का नाम लिया, करैक्टर, इंटीजर वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट, थोड़ा सा मैं इनके हवाले से आपको बता दूं। तो करैक्टर, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली क्या चीज़ हैं? ये सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स हैं। अगर तो हमने अपने प्रोग्राम में कोई करैक्टर वैल्यूज़ को यूज़ करना है या स्टोर करना है, तो उसके लिए हम करैक्टर को यूज़ करते हैं, जिसे कार या चार से ज़ाहिर किया जाता है। कुछ लोग कार पढ़ते हैं, कुछ लोग चार पढ़ते हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चार के लिए हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं CHAR, चार। और ये किस तरह के करैक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्फ़ाबेटिकल जो करैक्टर्स हैं उनको हम स्टोर करते हैं सी प्लस प्लस में करैक्टर को यूज़ करते हुए, जैसा कि ए या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर हो सकता है, FDBC वगैरह, कोई एक इनमें हम इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? करैक्टर। फिर आता है इंटीजर की वैल्यू। तो इंटीजर भी सी प्लस प्लस में एक डाटा टाइप है और ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सी प्लस प्लस में न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर को यूज़ करते हैं और वो लिखते हैं हम इंट, इंट को यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए सी प्लस प्लस में। तो वो न्यूमेरिक जो वैल्यू होती हैं वो प्लस भी हो सकती हैं, वो माइनस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 20 को हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इंट इक्वल टू 20 और उसके एंड पे लगाएंगे सेमीकोलन। और अगर हम नेगेटिव की वैल्यू ले रहे हैं तो फिर यूँ समझ लें कि इस 20 कोई नेगेटिव या कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो हम लिखेंगे इंट इक्वल टू -20 और उसके बाद सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये है कि बीच में हमने एक वेरिएबल को भी लिखना होता है, जो कि मैं मिस कर गया हूँ दोनों कंडीशंस में, करैक्टर और इंटीजर वैल्यू में। तो हमने ये वैल्यू तो ऐसे लिख दी, लेकिन इस वैल्यू को किसी जगह पे स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। वेरिएबल का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा। मैंने आपको बताया कि जो यूज़र डिफ़ाइन वर्ड होते हैं, जिनको हम आइडेंटिफायर कह रहे होते हैं, जो हम अपने प्रोग्राम में खुद से बना रहे होते हैं, तो वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए फिर आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता आइडिया हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है हमारे पास तीसरा स्टेप। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है, इससे फ्लोट एक डाटा टाइप है सी प्लस प्लस में, जो कि फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोट को बेसिकली हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के एग्जांपल देखते हैं कि 25.50। तो ये इस तरह, जिसमें फ्रैक्शन, इशारिया यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू जो हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। और इन तमाम की एक एक लिमिट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितनी कितनी लिमिट है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ये आप ज़हन में रख लें कि अगर तो इशारिये के आगे 2 हिंसे हैं तो आप उसके लिए
फ्लोट को इस्तेमाल करोगे। अगर इशारिये के आगे ज़्यादा हिंसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 25.505378 इस तरह करके लंबे हिंसे हैं, तो फिर उसके लिए एक अलग सी डाटा टाइप है। मतलब कि फ़्लोटिंग पॉइंट कम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इशारिये से आगे कम अल्फाज हों तो उसके लिए हम फ़्लोटिंग पॉइंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सी आउट स्टेटमेंट। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सी आउट स्टेटमेंट से मुराद है कंसोल आउटपुट स्टेटमेंट। सी आउट से क्या मुराद है? कंसोल आउटपुट स्टेटमेंट। तो अपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम एक दफ़ा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर पे एक नज़र डाल लें कि सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उसको एक नज़र देख लें। जी, तो अब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक एडिटर या आईडीई की ज़रूरत होगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक आईडीई को। आप अपना फेवरेट कोई भी आईडीई या एडिटर यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का है उसको यूज़ कर सकते हैं, डेव सी प्लस प्लस या जो भी आप यूज़र हैं जिसके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोड ब्लॉक को यूज़ करना चाहते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखे हैं कि इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है। मैं कोड ब्लॉक को यूज़ कर रहा हूँ कि ये ओपन सोर्स है, तो इसलिए और तमाम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। क्लिक करते हैं कोड ब्लॉक पे। कोड ब्लॉक में आप प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, एक तो ये जो हमें सामने स्टार्ट पेज नज़र आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इस पे हम क्लिक करें तो हम यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके नीचे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, उस पे क्लिक करके कंसोल, और इस तरह हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से ये स्टार्ट पेज आपको नज़र नहीं आता तो आपने सिंपल जो ऊपर टॉप बार में मेन्यू लिखे हुए हैं व्यू, उस पे जाना है, क्लिक करना है व्यू वाले मेन्यू पे, और नीचे ये स्टार्ट पेज है इस पे आपने क्लिक करना है, तो स्टार्ट पेज आपके सामने है। तो चले आप हम अपना अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं ये स्टार्ट मेन्यू वाला जो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। और यहाँ से हमने कंसोल एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि हमें अभी जो ये प्रोग्राम लिखेंगे ये कंसोल बेस है एप्लीकेशन। कंसोल बेस एप्लीकेशन क्या होती है कि जो टर्मिनल कमांड लाइन विंडो पे हमें रिज़ल्ट नज़र आता है ब्लैक स्क्रीन पे। कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक करके हमने गो, जो कि नेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहा है, गो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाली विंडो नज़र आएगी, इसको स्किप करना है और अपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। फिर हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम यहाँ से सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखना है। आप जो भी अपने प्रोग्राम का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं प्रोग्राम 1 नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है सी प्लस प्लस का, और इसको हमने प्रोग्राम 1 का नाम दिया। उसके बाद ये वाली लाइन है क्रिएट प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर के आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये राइट साइड पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन पे क्लिक करके आप अपनी मुतल्लिका लोकेशन इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कोड ब्लॉक जो मेरा डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है उस पर ये सेव कर रहा हूँ। आप अपने जहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ये आपको जगह देगा उधर अगर आप करना चाहते हैं तो ये पाथ आपने ज़हन नशीन कर लेना। बाकी जो दो नेक्स्ट हमारे पास फील्ड हैं, प्रोजेक्ट फाइल नेम एक ये वाला, और इसके नीचे ये रिज़ल्ट फाइल वाला एक ये वाला फील्ड। ठीक है, ये बेसिकली आप इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इनको में आप अमेंडमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कोड ब्लॉक के अपने फील्ड्स हैं, वो इन पे अपनी फाइल्स बनाने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम 1.cbp क्या है, तो ये दरअसल वो कोड ब्लॉक की एक्सटेंशन है। इससे मुराद है कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट कि प्रोग्राम 1 क्या है, वो कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट की एक एक्सटेंशन है। जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो अपनी एक एक्सटेंशन बनाता है, तो इसी तरह कोड ब्लॉक अपनी फ़ाइल्स को समझने के लिए या अपनी फ़ाइल बनाने के लिए अपनी एक एक्सटेंशन बनाता है। जैसे HTML की .html एक्सटेंशन होती है, टेक्स्ट फाइल की .txt एक्सटेंशन होती है, इमेज की JPG और वगैरह
एक्सटेंशन होती हैं और इसके अलावा और भी चीज़ें। तो ये इस तरह हर जो IDE होता है वो अपनी फ़ाइल का एक अलग से एक्सटेंशन बनाता है, जैसे विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन डॉट SLN की अपनी फ़ाइल बनाता है इस तरह। नेक्स्ट कर देना है आपने। और ये जो कंपाइलर है लिनक्स के लिए GCC GNU कंपाइलर आपका मुमकिन है विंडो यूज़र हैं तो यहाँ पे MinGW आएगा, या जो भी आपके हार्डवेयर के मुताबिक कंपाइलर आएगा GCC का वो यहाँ पे आपको शो होगा। डिबग और रिलीज़, ये लास्ट टाइम हम इन पे डिस्कशन कर चुके हैं कि डिबग और रिलीज़ क्या होता है। डिबग होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि वर्किंग में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, वर्क कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट पे या कोर्स पे या प्रोग्राम पे, तो उस वक्त हम डिबग को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन या प्रोग्राम फाइनल हो जाता है तो फिर हम रिलीज़ यूज़ करते हैं। रिलीज़ होते हैं पब्लिश मार्केट के लिए और डिबग होता है डेवलपर के लिए जो उस पर काम कर रहा है। तो आपने इन दोनों में से एक को लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम दोनों को अनचेक करते हैं तो ये कहता है एटलीस्ट एक को यूज़ करें, तो आप डिबग को यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलवक्त दोनों को ही रहने देता हूँ, आप सिर्फ एक डिबग पे को यूज़ कर सकते हैं। फिनिश करेंगे जी। तो ये अब हमने प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर लिया है प्रोग्राम 1 के नाम से। ये लेफ़्ट साइड पे हमारी वर्क स्पेस के अंडर आ रहा है प्रोग्राम 1 जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। उसके नीचे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है सोर्सेज। अगर हम इसको खोलते हैं तो इसमें main.cpp जो CPP है वो क्या है, इसकी हमारे प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। इससे मुराद है C++ का प्रोग्राम। और आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि C++ के प्रोग्राम में मेन का फंक्शन लाजमी होता है। मेन के फंक्शन के बगैर C++ का प्रोग्राम मुमकिन है कंपाइल तो हो जाए लेकिन रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इन्होंने अब एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो C++ के प्रोग्राम को C++ का नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं। और एक हमारा जो प्रोग्राम होता है C++ का उसमें सिर्फ एक ही मेन का फंक्शन होता है। अगर आप एक और मेन का फंक्शन लिखेंगे तो तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा C++ के प्रोग्राम में एक ही मेन का फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, ये तो हमें एक सैम्पल मुहैया करता है C++ के प्रोग्राम का। तो अब लास्ट टाइम मैंने बोला कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर जो सैम्पल ये हमें नज़र आ रहा है इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स हमारा हेडर फाइल का है, हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है जी, मेन फंक्शन का है। और तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट जो बॉडी प्रोग्राम की होती है, ये वाला। अब ये 2 और चीज़ें हैं, इनसे क्या मुराद है, जो कि यूजिंग नेम स्पेस STD है, ठीक है। नेम स्पेस कुछ भी नहीं है, एक जस्ट नेम है जो कि कहीं भी डिफ़ाइन नहीं है। लेकिन जो STD है ना, ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये हमारी हेडर फाइल्स में इसकी फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्ट और क्लासेस डिफ़ाइन होती हैं। सिंपल ये अभी के लिए ज़हन में रखें कि STD क्या है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि हमारी हेडर फाइल्स में इसकी डेफिनेशंस और फंक्शन मौजूद हैं। उसके अलावा ये जो रिटर्न ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और इस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि ये नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कुछ भी रिटर्न मतलब कि रिमाइंडर कुछ भी वैल्यू नहीं है। और नल वैल्यू जब रिटर्न होगी तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। और उसके साथ हमने सी आउट पे ऑलरेडी बात की हुई थी कि सी आउट कंसोल आउटपुट है। और ये जो डबल लेस देन है इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो डबल कोट्स में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये वो मैसेज होता है जिसने हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होना है। और उसके साथ फिर ये एडिशनल एक चीज़ है इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, जिसको एंडल कहा गया है। एंडल किस लिए यूज़ करते हैं, एंडल मतलब कि न्यू लाइन पे चले जाओ, ठीक है। मतलब कि न्यू लाइन के लिए अगर आप एक लाइन में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हम प्रोग्राम को बताते हैं कि इसको यहाँ तक लिखो, इसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट कर दो, तो वो फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। और लास्ट पे यूज़ हुआ है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। स्टेटमेंट कंप्लीट या स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, सेमी कॉलन इसलिए इस्तेमाल होता है।
अब इनमें मैं एक दो चीज़ों का और एडिशन करता हूँ और उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल के किसी भी लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सी आउट और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद एंड एल और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब ये इस तरह मैंने इनमें गैप छोड़ा, इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। ये जो गैप हम इस तरह छोड़ते हैं ना, गैप इस तरह, ये वाइट स्पेस हमारी कहलाती है। ये हम जितना भी गैप छोड़ दें तो कंपाइलर जो है इसको समझता है कि ये खाली जगह है, ठीक है। इसको वाइट स्पेस कहते हैं कि ये हम अपनी रीडेबिलिटी के लिए कहते हैं, तो ये वाइट स्पेस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वाली लाइन जो कि मैंने अभी लिखी है सी आउट एंड एल, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। जब हम इस तरह लिख रहे होते हैं तो ये इसको हम कहते हैं कि हम इन लाइन ब्रेक लिख रहे होते हैं, मतलब कि न्यू लाइन पे जाने के लिए हम इन लाइन ही लिख रहे होते हैं। और इसको कहते हैं कि ये उस लाइन के बाहर हम अलग से डिफ़ाइन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वर्किंग सेम है, एक तरह से ही दोनों काम करते हैं। अच्छा, अगर तो मैं इस लाइन को अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल के फ्यूचर में मुमकिन है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सके, लेकिन अभी के लिए मैं इस लाइन को यूज़ नहीं करना चाहता, तो बजाय मिटाने के हम इसको कहते हैं कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, कमेंट। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश डालने से ये क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है, ठीक है। 2 फॉरवर्ड स्लैश डालने से कमेंट हो जाता है। तो कमेंट 2 तरह के, इसको जो अभी 2 फॉरवर्ड स्लैश मैंने डाली, ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये वाला जो कमेंट है ये सिंगल लाइन का कमेंट है। हम एक लाइन या मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिस इज़ इंटर किया मल्टी लाइन, और सॉरी दिस इज़ मल्टी लाइन, और इसके बाद लिखते हैं कमेंट, ठीक है। अब ये मल्टी लाइन मतलब एक से ज़्यादा लाइन को अगर आप कमेंट कर सकते हैं, मे बी इधर भी इन्होंने कहीं दिया हुआ हो, अभी मुझे इधर को छोड़ें आप, फॉरवर्ड स्लैश और डालना है आपने स्टार, ठीक है, और जहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है उस स्पेस पहले स्टार और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाली नोटेशन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी कमेंट के लिए, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल कमेंट के लिए। तो एक चीज़ आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस ऊपर लिखते हैं ये किस लिए लिखते हैं। अगर तो मैं इसको कमेंट करता हूँ तो अब ये हमारा जो यूजिंग नेम स्पेस std है ये प्रोग्राम में शामिल नहीं है, इसको अब कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ठीक है। सेव करते हैं प्रोग्राम को और बिल्ड करते हैं। पहले बिल्ड कर लेते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप इकट्ठा ही करना चाहें तो आप बिल्ड एंड रन करेंगे। तो बिल्ड एंड रन करेंगे तो यहाँ पे हमें ये रिज़ल्ट एरर दिया है इसने। एरर में ये लिखता है कि एंडल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, और इसके अलावा जो सी आउट है उसको भी ये इसको नहीं पता चल रहा कि सी आउट क्या है, क्योंकि ये हमारा रेड लाइन का पॉइंट आ गया है 7 के साथ, तो इसका मतलब है यहाँ इस लाइन पे एरर है, वो सी आउट को समझ नहीं रहा। सी आउट को, क्योंकि सी आउट की फंक्शनैलिटी आयो स्ट्रीम जो हमारी हेडर फाइल है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसमें है, और उसके अंदर मज़ीद ओ एस स्ट्रीम और आई एस स्ट्रीम की लाइब्रेरीज़ हैं जिनमें ये std लाइब्रेरीज़ की फंक्शनैलिटी शामिल है। तो मैं पहले आपको सिंपल एक std std, तो ये अब आपके सामने ये इसने IDE ने हमें शो किया है कि std नेम स्पेस क्या है। अगर हम इसकी डेक्लरेशन को ओपन करते हैं जानने के लिए, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये डिफ़ाइन है नेम स्पेस std।
std लाइब्रेरी के अंदर डिफ़ाइन है, और ये देखें कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें इसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो रही है, तकरीबन 1900 लाइन पे है, और इसके अंदर मल्टीपल उन्होंने फंक्शन और इस तरह करके इसकी फंक्शनैलिटी मल्टीपल पर्पस जो है ये एसटीडी के हवाले से बता रहा हूँ। तो हमने अगर स्कोप में एसटीडी ऊपर नहीं लिख रहा है तो हमने फिर कहाँ पे लिखना है, हमने सी आउट से पहले एसटीडी, और फिर उसको यूज़ करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये 2 कॉलम जो हम लगाते हैं इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये यहाँ से लेके इतनी लाइन तो प्रिंट कर देगा, इतना वर्क करेगा, लेकिन फिर ये हमें एंड एल पे एरर देगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, अभी हम इसको करते हैं। ये यहाँ पे भी बटन है बिल्ड के लिए और रन के लिए, और बिल्ड एंड रन के लिए, और रीबिल्ड के लिए, और कैंसिल मतलब कि क्लोज अबाउट के लिए। आप इधर टॉप मेन्यू में भी कर सकते हैं बिल्ड एंड रन, डायरेक्ट F9 प्रेस करके भी मल्टीपल वे हैं इसके आईडी में, और हम डायरेक्ट यहाँ से जो स्क्रीन पे ये आइकन वाला मेन्यू है बिल्ड एंड रन, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने से अभी ये डायरेक्ट आया है एरर एंड एल वाज नॉट डिक्लेयर। अगर आप ये बिल्ड मैसेज पे नीचे क्लिक करें, ठीक है, या और ये बिल्ड लॉग के साथ जहाँ पे ये हमें एरर दे प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस 1, तो स्टेटस 1 का मतलब ये है कि ये फॉल्स रिज़ल्ट हुआ है, और एरर जहाँ पे नीचे हमें दिखा रहा है कि एक एरर है, ठीक है, और बिल्ड मैसेज में हमें दिखा रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड एल पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एंड एल को अब अपने कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पे भी एसटीडी को यूज़ करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ये डबल कॉलन लगाएंगे। और अब अगर हम ये एक और चीज़ आपने नोट करनी है, जब हम अपने सोर्स इस प्रोग्राम में कोई भी मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे main.cpp का जो हेडिंग है इसके साथ एक स्टार बन के आ जाता है, ठीक है। तो इस स्टार का मतलब है कि आपने अपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया, आपने मॉडिफिकेशन की है तो सेव कर लें। सेव करने के 2 तरीके, फाइल पे क्लिक करके आप सेव फाइल अपनी कर सकते हैं, या फिर ये मेन्यू आइकन बने हुए हैं यहाँ पे आप क्लिक करके सेव प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं मेन्यू आइकन वाले सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये स्टार गायब हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने बिल्ड एंड रन पे, क्लिक करता हूँ मैं बिल्ड एंड रन पे, और ये रिज़ल्ट हमारे सामने, तो इसने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इसने यहाँ पे शो किया है जी 0 एरर 0, और प्रोसेस को कह रहा है कि प्रोसेस जो हुआ है वो टर्मिनेट हुआ है विद स्टेटस कोड 0 के साथ। मतलब कि स्टेटस कोड 0 का मतलब ये है कि सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, क्योंकि मशीन पीछे 0 और 1 पे काम करती है, तो 0 का मतलब है सक्सेसफुली और 1 का मतलब है फॉल्स रिज़ल्ट। तो एरर 0 और इसका मतलब है हमारा ये प्रोग्राम ठीक से कंपाइल हो गया। तो ये बिल्ड लॉग में आप देख सकते हैं लॉग हमारे प्रोग्राम के, और बिल्ड मैसेज में जो हमें एरर आता है उसको आप बिल्ड मैसेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो ये जो सैंपल था इसने सिंपल प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं और उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप लिखते हैं जी सी आउट, और इसके बाद हम लिखते हैं जी डबल कोट्स, और इसमें लिखते हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और इसके बाद हम डालते हैं सेमीकोलन, ठीक है। और फिर ही अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं रन, तो ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को तो लिखा ही नहीं है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अब पहले देख लेते हैं, ये रन नहीं होगा। जैसे ही हम इसको करेंगे रन तो ये हमें एरर देगा कि सी आउट जो स्कोप पे नहीं है उसको स्कोप में लिखो। तो उसका स्कोप बताने के लिए हम लिखते हैं एसटीडी रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब हम इसको करते हैं जी सेव,
सेव करने के बाद हम आते हैं बिल्ड एंड रन पे। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया है वेलकम टू C++ प्रोग्राम और ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम ये वाली लाइन यहाँ से मिटा दें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इधर ही इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेमीकोलन कि ये वाली लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही। इसके बाद हमने इसको करना है सेव। अब होना तो ये चाहिए कि ये लाइन हमने लिखी है और ये लाइन भी हमने लिखी है, तो ये जैसे हमने लिखी है वैसा ही नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रोग्राम को क्लोज़ किया, तो अब मैंने इसको बिल्ड एंड रन किया, तो इसने क्या किया, इसने हमारी जो आउटपुट है उसको एक ही लाइन में शो करवा दिया। ठीक है, तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम एक लाइन। तो अपने उस रिज़ल्ट्स को मतलब कि अच्छा दिखने के लिए, समझेबल, अंडरस्टैंडेबल दिखने के लिए हम फिर यहाँ पे एंडल का यूज़ करते हैं कि हेलो वर्ल्ड को यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर न्यू लाइन लिखो। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एंडल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सेमीकोलन हटाता हूँ और ये एक स्टेटमेंट उसको बताता हूँ। तो वो हेलो वर्ल्ड पहले लिखेगा, उसके बाद वो न्यू लाइन पे फिर ये C++ प्रोग्राम वाला लिखेगा। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करवा लेते हैं बिल्ड एंड रन के थ्रू। तो ये देखें, पहले उसने हेलो लिखा, फिर उसने अगली लाइन पे ये लिखा। तो बेसिकली जो एंडल का मतलब है वो ये है। अच्छा, अब ये हम जितना इस तरह प्रोग्राम जितने लिखेंगे, प्रोग्राम लंबा होता जाएगा और हमें बार बार हर जगह पे ये std इस तरह का लिखना होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सिर्फ ऊपर एक लाइन लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब कि एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन सिंपल। तो वो फिर हमें हर लाइन पे std नहीं लिखना पड़ता। तो इस लाइन से ये मुराद है कि जो हम ऊपर डिफ़ाइन करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन कर लेते हैं, तो ये रन होगा। अब अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें इधर हर एक जगह पे std की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर यूज़ कर भी लें तो कोई इसका इशू नहीं है, ये सक्सेसफुली काम करेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप फिर इसको इस्तेमाल ना करें। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो ना करें। सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बिल्ड एंड रन करेंगे और ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आपको अब पता चल चुका है कि यूजिंग नेम स्पेस std क्या होता है और ये सी आउट को उसके साथ कैसे करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना था, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक दफ़ा, ये जो हमने अभी लिखा हुआ था, तो ये मैंने ख़त्म किया। तो या फिर सारे को क्रैश से कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को ख़त्म किया। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लाइब्रेरी लिखनी होती है। तो लिखते हैं जी शार्प इंक्लूड, और फिर दो तरीके हैं, एक डबल कोट्स वाला है और एक एंगल ब्रैकेट वाला। एंगल ब्रैकेट में लिखता हूँ iostream। ठीक है, iostream.h नहीं लिखना, अगर iostream.h लिखेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम देगा। इसके बाद फिर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस और std जो कि हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसके बाद फिर हमने लिखना है जी इंट मेन का फंक्शन, और फिर हमने दो करली ब्रेसेस को लगाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 4 लाइंस को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम करैक्टर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, char 4, और उसको फिर वेरिएबल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ना ग्रेड लिख देता हूँ, ग्रेड इक्वल टू a। ठीक है, और इसको हमने सिंगल कोट्स में क्लोज़ करना है, लाजमी सिंगल कोट्स में लिखेंगे।
तो ये हमने करैक्टर को डिक्लेयर किया है C++ में, ग्रेड A इसको मैंने वैल्यू दी है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो लिखेंगे जी, अब कमेंट्स कैसे हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमेंट के साथ कि दिस इज़ declaration part of program। जब हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हमने इसके शुरू पे क्या लगाना है, 2 फॉरवर्ड स्लैश, कि ये हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमने इस एरिए में सारी चीज़ें को लिखना है। ठीक है, और इसके नीचे हम लिखते हैं दिस इज़ डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ये वाला एरिया जो है ना, इसने स्क्रीन पे शो होना है। तो लिखते हैं जी सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट्स में मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, वेलकम टू प्रोजेक्ट शेल्फ। ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप न्यू लाइन लिखना चाहते हैं तो या तो फिर आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे आपने न्यू लाइन पे जाना, तो मैं इधर ही एंड एल ए की लाइन में लिखने के लिए ये कर दूँ, या फिर आप यहाँ पे सी आउट करके एंड एल इधर भी डाल सकते हैं, ऐसे इस तरह। ऊपर अगर नहीं लिखना चाहते एक ही लाइन में तो नीचे इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जो एंड एल लिखेंगे उसमें डबल कोट्स नहीं होगा, ये अपने जेन में रखना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने ग्रेड ए लिखा है वो प्रिंट हो हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके सी आउट कंसोल आउटपुट करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे हमने ये जो वेरिएबल ऊपर 4 के साथ डिक्लेयर किया है ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लिख रहे हैं ग्रेड और उसके बाद सेमीकोलन। मेक श्योर आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जब आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपने डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाना, उसको भी जस्ट विदाउट ये वैल्यू देनी है कि ये वाली वैल्यू वो लेगा और इसको फिर वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। और ये वैल्यू जो है ये बराबर किसके है, ये ए के, तो मतलब वो ग्रेड हमने यहाँ पे लिखा है लेकिन वो प्रिंट क्या करेगा, ए उधर वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद फाइनल पे हमने लिखना है रिटर्न टैब, तो रिटर्न हम इसको करते हैं 0 कि ये नल वैल्यू 0 कर रहा है। ये सारा लिखने के बाद अब हमने करना है सेव और इसको करना है बिल्ड और रन। ठीक है, बिल्ड और रन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया कि पहले लाइन में इसने लिखा वेलकम टू प्रोजेक्ट शेल्फ, जो कि एक टेक्स्ट की लाइन है, और उसके बाद उसने एक ग्रेड को मतलब कि स्क्रीन पे दिखाया ए को। अब हमें क्लियर नहीं हो रहा कि ए क्या है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो इसमें हम ये लिखते हैं कि माई ग्रेड इज़ और इक्वल, इस तरह लिखते हैं, और फिर ये वैल्यू के लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कि पहले ये लिखो इतना, उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर इस ग्रेड की वैल्यू इसके बाद लिख देगा। ठीक है, ये लिखने के बाद हम फिर इसको कहते हैं कि ये लाइन यहाँ पे मुकम्मल कर दो और नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। ठीक है, न्यू लाइन, इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो न्यू लाइन पे लिखी जाएगी। तो अब इसको हम करते हैं सेव और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है हमारे पास। सेव किया और हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं तो इसने सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखा वेलकम टू प्रोजेक्ट शेल्फ, नीचे वाली लाइन पे लिखा कि ग्रेड मेरा ए है। ठीक है, अब हम अगला पार्ट जो है कि इंटीजर वैल्यू का वाला उस पे जाते हैं। तो इंटीजर को हम लिखते हैं इंट, और अभी मैं ग्रेड के हवाले से कर रहा हूँ तो मैं इंट की वैल्यू मार्क्स रखता हूँ, मार्क्स मतलब के नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे आप हार्ड कोडेड मार्क्स अभी के लिए कर रहे हैं, बाद में हम एक प्रोग्राम को मल्टीपल तरीक़ों से हम लिख सकते हैं।
अभी जस्ट आपने ये समझना है कि हमने इस प्रोग्राम को हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स दे देता हूँ कि मेरे 800 मार्क्स हैं, फ़र्ज़ कर ले। आप यहाँ पे कुछ कोई भी वैल्यू दे दें, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू हमने लिखनी है, जो फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शन के अलावा वो वाली वैल्यू, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। सेमीकोलन लगाना है और अब हमने ये वाले जो मार्क्स हैं ना, इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो हम नीचे डिस्प्ले वाले पोर्शन पे आते हैं और लिखते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं माई मार्क्स इज़ और इक्वल, और इसके बाद हमने क्या करना है जी, इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है। इंसर्शन ऑपरेटर को वैल्यू हमने कौन सी देनी है, मार्क्स, जो हमने वहाँ पे डिक्लेयर की है, और कहते हैं कि ये लाइन यहाँ तक ही लिखो, इसके बाद अगली लाइन पे आ जाओ। ये लिख के सेव करते हैं और फिर हमने क्या करना है, बिल्ड और रन। तो ये इसने पहले ये लिखा, फिर ये लिखा और फिर अगली लाइन पे हमारे मार्क्स लिख दिए। अच्छा, क्लोज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के कंपाइल को और फिर हम आते हैं जो हमारा पार्ट सा फ्लोटिंग पॉइंट वाला, क्योंकि हमने 4 लाइनें प्रिंट करनी थी। एक लाइन में मैंने टेक्स्ट लिखा, ये वाला प्रोजेक्ट शेल्फ वाला, और दूसरी लाइन पे हमने 4 की वैल्यू, और तीसरी लाइन पे हमने इंटीजर की वैल्यू, और अब हमारा लास्ट पार्ट जो है जिसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, फ्लोट फ्लोट। तो फ्लोट को आप वैल्यू दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेशन। अभी हम ग्रेड के हवाले से प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ एवरेज, ठीक है। और एवरेज में ये ग्रेड ए 800 मार्क्स, कोई भी फर्जी एवरेज में लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 89.75 बस, ठीक है। सेमीकोलन लगाते हैं और अब ये हमने फ्लोट वाली वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो कैसे, सी आउट कंसोल आउटपुट इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिखेंगे अपने माई एवरेज, और उसको हम वैल्यू देंगे जो हम वहाँ पे लिखना चाहते हैं, वो हमने क्या लिखी है, एवरेज यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद हम इसको कहते हैं कि आपने न्यू लाइन पे जाना है, एंड एल न्यू लाइन। अब ये जो ग्रेड हैं और मार्क्स है और एवरेज है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले अल्फाज, इनको बेसिकली कहते हैं आइडेंटिफायर, जो हम अपने खुद अपने पास से लिख रहते हैं, यूज़र डिफाइन वर्ड्स। ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं जी सेव और करते हैं बिल्ड एंड रन। तो ये हमारे पास सामने है। तो हमने 4 लाइनें टेक्स्ट की प्रिंट करवानी थी, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। उसमें हमने ये 4 लाइनें प्रिंट करवाई। पहली लाइन टेक्स्ट की है और दूसरी लाइन भी टेक्स्ट की है, जिसमें हमने कैरेक्टर की वैल्यू शो करवाई। दूसरी लाइन हमारी तीसरी लाइन इंटीजर की है, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू शो करवाई। चौथी लाइन हमारी एवरेज की है, जिसमें हमने एवरेज की वैल्यू शो करवाई। तो ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। इसको क्लोज़ करते हैं। इसके साथ ही हम अभी देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम किन किन स्टेप से गुजरता हुआ ये हमें रिज़ल्ट मुहैया करता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वो प्रोसेस बताने से पहले एक और चीज़ बहुत ही अहम है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप C++ प्रोग्राम में नए हैं और न्यू यूज़र हैं, मतलब कि आप पहले आप C++ का प्रोग्राम आपने नहीं लिखा और आप ये विंडो पे यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही आप कंपाइल करते हो तो आपको ये टर्मिनल वाली विंडो, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये वाली शो होती है ब्लैक स्क्रीन, ये आपको शो ही नहीं होती, नज़र ही नहीं आती। तो फिर आपने क्या करना है, अच्छा बहुत से लोग या इनिशियल पे लोग, बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं सिस्टम पास को, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कर लो सिस्टम पाथ, रिटर्न वैल्यू के बाद यूज़ कर लो या रिटर्न वैल्यू के ऊपर यूज़ कर लो, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो सिस्टम पास, PASC पास, इस तरह भी लिख सकते हो,
और पी कैपिटल में भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ठीक है। दोनों सूरतों में काम करेगा। पी ए या पी बड़े के साथ पी ए यू एस सी पास, ऐसे सिस्टम पास, पी ए यू एस सी पास होता है, पी ए, सॉरी स्पेलिंग गलत है, यू एस सी पास, ऐसे, ठीक है। और इसके बाद सेमीकोलन, ये वाला यूज़ करते हैं विंडो पे, ठीक है। बेसिकली ये जो हम सिस्टम पास को यूज़ कर रहे हैं, इसका हमारे C++ प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ठीक है। ये विंडो की API को हम यूज़ करते हैं, विंडो API है, और ये स्टैंडर्ड नहीं है कि हम सिस्टम पास को यूज़ करें। जो एक्सपर्ट हैं C++ प्रोग्रामिंग में, वो तो ये वाला यूज़ नहीं करते। जिनका इनिशियल लेवल है और उनको पता नहीं है, वो चाहे उनको किसी ने बताया है या नहीं बताया, तो वो ये वाला यूज़ करते हैं। क्यों ये यूज़ करते हैं कि वो डिस्प्ले देखने के लिए ये विंडो की API है, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट CMD विंडो का होता है, वो ये चीज़ समझता है, ये विंडो का बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन है, और वो फिर वहाँ से हमें ये वाली वैल्यू दे रहा होता है, और हम अपनी आउटपुट को देख सकते हैं। ये C++ का स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, कि हम इसको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक प्रोग्राम लिख देते हो जिसमें आप वो प्रोग्राम लिख रहे हो विंडो पे, और आप अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए सिस्टम पास या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको वो वाला प्रोग्राम यूनिक्स या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज़ करोगे, तो वो वहाँ पे ये सिस्टम पास वाला मसला करेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये विंडो में डिफ़ाइन हुई है, वहाँ पे तो है ही नहीं। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है कि आप नॉन स्टैंडर्ड्स चीज़ों को यूज़ करें। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, मतलब कि CMD का जो टर्मिनल उसको ओपन करोगे, और जहाँ पे ये CPP की फ़ाइल है उसका पाथ दे के आप उसको इंटर करोगे, तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो होगा, आउटपुट आपको नज़र आएगी। अगर आपको वो वाला काम मुश्किल लगता है, तो ये एक हैक है, आप फिल वक्त अपना काम चलाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिस्टम पास को, कि हमें इसका पता चलता रहता है कि क्या क्या होता रहता है, ठीक है। अगर तो ये सिस्टम पास ऐसा लिखने से आपका काम नहीं चलता, तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है जो थर्ड पार्टी है, नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं। आप लिखोगे शार्प इंक्लूड, और लाइब्रेरी का हेडर फाइल का नाम क्या है, cstdlib.h, ये वाली लाइब्रेरी, सॉरी .h, ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करोगे, और फिर ये काम करेगा। ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। हालांकि ये CSTD जो लिब है, इसमें अलग से फंक्शन है, ये सिस्टम के साथ इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कुछ अब आप ऐसा करते हैं कि CSTD लिब को ऊपर इस्तेमाल करते हो, नीचे सिस्टम पास के देते हैं, ताकि CSTD लिब के अलग से फंक्शन है, अलग से मीनिंग है, वो गेट करैक्टर के उसके अपने फंक्शन है, अपने मॉडिफिकेशन है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे देख सकते हैं। तो IDE जितने भी हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो का IDE है या और है, या मेरे पास ये कोड ब्लॉक IDE है, इनमें एक लफ्ज़ है ब्रेक पॉइंट, ठीक है। ब्रेक पॉइंट क्या करता है कि जहाँ तक आपने मालूमात देखनी है उसको आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं लाइन 18 पे मेरी कर्सर अभी ब्लिंक कर रही है, तो ब्रेक पॉइंट कैसे हम लगा सकते हैं, हम डिबग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन है ब्रेक पॉइंट, ठीक है, टॉगल ब्रेक पॉइंट, इस तरह। तो ये एक रेड सा पॉइंट बना देता है 18 के सामने, ठीक है। टॉगल का मतलब क्या होता है कि ये ऑन ऑफ ऑफ, अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करते हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और अगर इस तरह करते हो तो ये दोबारा लग जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप टॉप मेन्यू में जाके टॉगल ब्रेक पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इधर क्लिक करके। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल 18 के जहाँ पे आपकी कर्सर ब्लिंक हो रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब ये आप ब्रेक पॉइंट लगा लेते हो किसी भी लाइन पे, तो आपने सिंपल आना है यहाँ पे, ये जो रेड सा बटन नज़र आ रहा है डिबग /कंटिन्यू वाला एरिया, ठीक है,
इस पे आप जब क्लिक करते हो तो ये एक नई सेटिंग कह रहा है हमें नज़र आई है, ठीक है। हाँ, तो अब इसने एरर दे दिया है कि cstdlib क्या चीज़ है, हम तो इसको जानते ही नहीं क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो इसका ये प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो हम अगर सी को मैं मिटा देता हूँ, stdlib करता हूँ, तो मुमकिन है ये stdlib पे वर्किंग करे, बल्कि उसके बगैर भी ये काम कर रहा है। अब ये देखें, हमें ये आउटपुट दिखा रहा है, वहाँ तक आउटपुट हमें दे रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम पहले इसका मसला ये वाला फ़िक्स करते हैं, ठीक है, ये वाला, और इसको हमने किया सेव, फिर हमने इसको रन किया तो अब इसने वो वाला एरर नहीं हमें दिया। मतलब कि इसने वो वाला जो हम वो लाइब्रेरी लिख रहे थे cstdlib वाली, वो उसमें नहीं है, लेकिन जो stdlib की लाइब्रेरी है, अब मुमकिन है उन्होंने इसको मॉडिफाई किया हो, थर्ड पार्टी की है, तो ये वाली शामिल है, ठीक है। तो इस पर उसने वो वाला एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमें वो ये कह रहा है कि डिबगर के मैसेज में आपने यहाँ पे डिबगर वाला जो मैसेज है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, और डिबगर के मैसेज में वो ये हमें कह रहा है कि लाइन नंबर 18 जो 18 लाइन है उस पर आपने क्या किया है, ब्रेक पॉइंट को सेट किया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर हम ये इधर आते हैं तो ये यहाँ तक लाइन नंबर 18 तक जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है, ये लाइन 18 है, और यहाँ तक हमें ये शो कर रहा है, इसके ऊपर वाली लाइन का शो करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, इसके ऊपर वाली लाइन जो कि ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड तक ये हमें शो कर रहा है। अब अगर आपने इससे आगे एक फ़र्क किया कि मैं एक इधर और ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, कंपाइलर वाला लाइन बाय लाइन चलता है, तो ये ऊपर बटन दिए हुए हैं उसी डिबग वाले सेक्शन के साथ, हमने नेक्स्ट लाइन वाला क्लिक करना है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं तो अब ये लाइन 19 पे आ गया, और डिबगर में भी इसने हमें मैसेज किया कि मैं लाइन 19 पे हूँ, और देखते हैं कि लाइन 19 पे उसने क्या किया है, लाइन 19 पे उसने हमें कुछ भी शो नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि अभी उसने उस पर वर्किंग नहीं की। जब वो अभी वो उस की रीड कंडीशन में है लाइन 19 पे, तो जब ही हम उसको नेक्स्ट लाइन देंगे तो फिर वो उसको रीड करेगा, ठीक है। तो हम इसको देते हैं जी नेक्स्ट लाइन, तो अब वो लाइन 20 पे कुछ भी नहीं है, तो वो कंपाइलर ने छोड़ दिया क्योंकि वो वाइट स्पेस है, और वाइट स्पेस कंपाइलर इग्नोर करता है, और अब वो लाइन 21 पे आ गया, ठीक है। 21 पे जैसे ही पहुंचा है तो उससे ऊपर वाली जो लाइन है उसका उसने हमें ये वाला रिज़ल्ट शो किया, और नीचे हमें बता रहा है कि मैं लाइन 21 पे आ गया। तो इस तरह आप ब्रेक पॉइंट को यूज़ करके अपनी डिबग मोड में जो है ये रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। मेरे ख्याल में ये तमाम IDE पे काम करता है, विजुअल स्टूडियो पे भी करता है, और डेव C++ में भी शायद उस पर भी करता हो, क्योंकि ब्रेक पॉइंट जो डिबग मोड में आप अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का भी पता नहीं चल रहा तो फिर ये एक हैक है, ट्रिक है, आप फिल वक्त इसको इस्तेमाल कर लें, जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो फिर इसको फ्यूचर में यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि सिस्टम पास एक रूल और स्टैंडर्ड नहीं है कि हम C++ के प्रोग्राम में इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। जी, तो अब हम अपने इस प्रोग्राम के जो स्टेप्स हैं कि किन किन स्टेप्स से ये प्रोग्राम गुजरता है उनको देखते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ये मेन का जो प्रोग्राम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर एंड हो जाता है प्रोग्राम। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ अपने इस जो डिबग मोड मैंने लगाया हुआ था, तो ये डिबग मोड मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये जो सेटिंग है, कलरिंग की सेटिंग भी आप अपने IDE में कर सकते हैं, सेटिंग में जाके, इन्वायरमेंट में जाके, और व्यू या नोट, ये कलर और इस तरह की सेटिंग आप ना इधर से कर सकते हैं कि कौन कौन से अपने कलर यूज़ करने हैं, कि कैसे कैसे कलर यूज़ करने हैं। तो ये आप उसके, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही कर रहा हूँ, तो इसलिए कुछ कमेंट्स या कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही, सही। तो इसको भी मैं फ़िल वक्त ये लाइब्रेरी यूज़ नहीं करता, और ना ही मैं इसको यूज़ करता हूँ सिस्टम पास को, ठीक है। लेकिन आप को अगर नहीं कुछ भी समझ आ रहा तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम पास वाले को, लेकिन ये एक मैच्योर या अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है कि आप इस चीज़ को यूज़ करें, ठीक। अब हम प्रोसेस पे चलते हैं। अच्छा, सीक्वेंस वाइज हमारा प्रोग्राम चलता है।
बिगिन होता है इंट मेन के फंक्शन से, पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ता है, फिर 2 को, फिर 3 को, और ऐसे एंड के बाद फिर वो सीक्वेंस क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाया कि वो लाइन इधर 16 पढ़ी, फिर वो उसने इस तरह पढ़ी, फिर 18 पे आया, फिर ऐसे ऐसे लाइन बाई लाइन कोड को पढ़ता गया, और ये हमें सीक्वेंस का पता चला कि लाइन बाई लाइन हमारा कोड होता है, जो कि अभी हमने ब्रेक पॉइंट वाले सेशन में कवर किया। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं अपने प्रोसेस के बारे में कि कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है उसके हवाले में से अब हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं अपने प्रोसेस को। तो प्रोसेस के 6 स्टेप हैं, यानी कि 6 स्टेप हैं प्रोसेस के। पहला स्टेप है जी एडिटर का या आईडीई का, जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं। तो सोर्स प्रोग्राम के ऊपर हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव लिखते हैं। तो जो भी हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं वो सारा सोर्स प्रोग्राम किसकी तरफ जाता है? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की तरफ। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव जो फाइलें होती हैं वो कंपाइलर की फाइलें होती हैं, और वो हमारे सारे सोर्स प्रोग्राम को फिर कंपाइलर तक पहुंचाती हैं। कंपाइलर जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उस पर वर्किंग करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, मतलब कि मशीन के अंडरस्टैंडेबल वाले कोड पे उसको कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है, और फिर वो अपना उस ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर तक पहुंचाता है। ठीक है, लिंकर उस कोड पे फिर मज़ीद वर्किंग करके उसको स्टैटिक लाइब्रेरी की हालत में तब्दील करके वो फिर उसको भेजता है लोडर के पास। लोडर फिर उस लाइब्रेरी पे मज़ीद वर्किंग करता है और उसको शेयर्ड लाइब्रेरी या में तब्दील करके फिर वो भेजता है हमारे सीपीयू के पास। ठीक है, और सीपीयू पे फिर वो हमारा कोड जाके एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमें मुतलका रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं इनपुट के और आउटपुट के। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन पीछे सोर्स प्रोग्राम में लिखी होती हैं उसके हिसाब से फिर हमें वो रिज़ल्ट दे रहा होता है। तो बेसिकली ये 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप हैं जिनसे होता हुआ हमारा प्रोग्राम हमें एक फाइनल रिज़ल्ट फिर मुहैया कर रहा होता है। तो पहला स्टेप है हमारा एडिटर का, दूसरा है हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव का, तीसरा है उसका कंपाइलर का रोल, चौथे नंबर पे लिंकर, और फिर लोडर, और फिर जी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है उसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि कंपाइलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसीजर आप समझ आ गया होगा कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा है उसके हवाले से, और इसकी प्रोसेसिंग के हवाले से, और इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझ चुके होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।